हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए आज एक और बेहतरीन वीडियो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। 7th स्टैंडर्ड के साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है दोस्तों, तो आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये जो है न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए और आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी सब चीज पहले से हमने पढ़ा के रखा हुआ है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था तब हमने सारी चीजें अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेस्ट क्वालिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं और सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ा के कंप्लीट किया है, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, आपका मैथ सब्जेक्ट हो, एसएसटी सब्जेक्ट हो, और साथ ही में कई सारे रिवीजन वीडियोस, कई सारे एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके वीडियोस भी बनाए हैं हमने। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। आप बस YouTube पे सर्च करो, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसका नाम डाल के और हमारे चैनल का नाम साथ में डाल के आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो और आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, पैसे खर्च करके आप लोग के लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए एक डिजिटल बोर्ड लिया है और इसके लिए बेहतरीन क्वालिटी से और भी वीडियोस बनाने के लिए हम रेडी हो गए हैं, ताकि आप लोग को जो क्वालिटी है वो और अपग्रेडेशन किया जाए। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे जो हमारा 3rd चैप्टर है उसकी, लेकिन इसके पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने बना दिए, तो आपने नई वीडियो देखा है नए वाले तो चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो चैप्टर है, अब ये चैप्टर किस बारे में, अगर आप देखोगे और सोचोगे तो ये चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज के प्रॉपर्टी के बारे में। और नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है? तो देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्चुअल में मतलब होता है जो चीज हमें नेचर से मिल रही है। क्या मिल रही है नेचर से? ऐसी चीजें जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहा है, प्लांट्स कर रहा है, और वो चीज नेचर से आ रही है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेचर से चीज हमें मिल रही है वो है दोस्तों एयर, हवा। अगर आप देखोगे इस दुनिया में हवा नहीं होता तो शायद प्लांट्स और एनिमल्स आते ही नहीं पृथ्वी के ऊपर। आपको स्टोरी पता है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी? एक मैं शॉर्ट में बताऊंगा, वैसे ज्यादा डिटेल में बताऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता होगा कि हमारा पृथ्वी जैसा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स है, लेकिन क्या ये आप जानते हो कि जैसे हमारा सन है, जो सूरज है, सूरज देवता हम लोग बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जल चढ़ाते हैं, करेक्ट है? हमारे जो पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स है, ये सब चीजें हमें सिखाई है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे यूनिवर्स में ये हमारा इकलौता सन है क्या? नहीं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सन्स प्रेजेंट। मतलब उनको सन नहीं बोलते, लेकिन ऐसे, क्योंकि सन क्या है? एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है जिसमें से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकलती है। एक बहुत बड़ा स्टार है, अर्थ के लगभग मतलब लाख गुना ज्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा है। अर्थ उसके सामने एक डॉट के बराबर है। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्टार है जो कि बहुत दूर है हमारे से, इतना दूर है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए हमें वो सन इतना सा दिखाई देता है, हम अर्थ से देखते हैं, लेकिन फिर भी उस सन की तरफ हम 2 मिनट भी आंख करके नहीं देख पाते, क्योंकि सोचो कितना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सन के अंदर हीट और लाइट निकल रहा होता है। और कोई इंसान अगर वहां तक पहुंचेगा तो उसके पहुंचने के पहले उसकी बॉडी जो है जल के राख हो जाएगी, क्योंकि इतना हीट है। ठीक है, तो एक स्टोरी यह है कि जब बिग बैंग थियरी एक स्टोरी है जो कि उसमें बताया था कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था यूनिवर्स में, जब कोई प्लैनेट्स, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, और वो धमाके के साथ जो हमारा यूनिवर्स है वो क्रिएट हुआ, और उसमें बहुत सारे पत्थर आपस में जुड़े, मतलब एस्ट्रॉइड जो है आपस में जुड़े, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो हम जो गैलेक्सी में रहते हैं वो है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारे बाजू वाला गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और भी ऐसे कई अनगिनत गैलेक्सी है। मतलब जैसे एक मुट्ठी आप चावल उठाते हो, वो चावल, एक मुट्ठी चावल में कितने दाने होते हैं? लगभग हजारों हो सकते हैं। एक गोनी चावल उठाओगे उसके अंदर लाखों करोड़ों चावल हो सकते हैं। उसी प्रकार लाखों करोड़ों गैलेक्सीज प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, और उस गैलेक्सीज के अंदर हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, और उस सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स प्रेजेंट है, और उस छोटे से प्लैनेट का हम एक छोटा सा हिस्सा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। ठीक है, लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे सिंपली किसकी? हमारे प्लैनेट अर्थ की। तो हमारा प्लैनेट अर्थ कैसे बना? जब अर्थ एक गोला बना, यानी एक प्लैनेट बना, तो उसमें लाइफ कैसे आया? क्योंकि हमारा एकमात्र ऐसा अर्थ प्लैनेट है जिसमें लाइफ, यानी इंसान और जानवर और प्लांट्स रहते हैं। बाकी कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है अभी तक ढूंढा हुआ। होंगे लेकिन हमको पता नहीं है, हो सकते हैं लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन हमने जो ढूंढ के निकाला है, मार्स में ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई लाइफ नहीं मिला। पानी मिला है, ऑक्सीजन मिला है, लेकिन कोई लाइफ नहीं मिला कि प्लांट्स है, एनिमल है, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो प्लैनेट अर्थ पे ऐसा क्या हुआ? तो अर्थ पे बेसिकली क्या हुआ कि जैसे एक एज आया, यानी एक समझ लो बहुत ज्यादा आग वाला एज आया, हॉट एज। हमारा पृथ्वी एक आग का गोला था, धीरे धीरे करके वो कूल डाउन हुआ। ठीक है, कूल डाउन होने की वजह से वहां पे बर्फ जमा, आइस जमा, पिघला पानी जमा, इस प्रकार से समझ लो समुद्र का फॉर्मेशन हो गया। तो हुआ ये कि समुद्र के अंदर बहुत सारी चीजों की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से छोटे छोटे जीव, यानी
बहुत छोटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि प्लांट्स का होता है, जैसे हमारे एल्गी होते हैं वैसा। एंड धीरे धीरे करके वो क्या करने लगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करने लगे। एंड जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होने लगा तो हमारे अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर फॉर्म हो गया, एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर जिसमें बहुत सारे अलग अलग गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। एंड वो गैसेस के वजह से हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा वार्म होने लगा, यानी मेंटेन होने लगा। नहीं तो पहले बहुत ठंडा हुआ करता था, उसके पहले और बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था। एंड धीरे धीरे करके लाइफ को सुटेबल इन्वायरमेंट मिला, क्योंकि हमको भी जिंदगी जीने के लिए ना तो बहुत गर्म ना तो बहुत ठंडा, एक बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उस बीच का टेम्परेचर को लाने के लिए हमारे ऑक्सीजन ने और बहुत सारे जो गैसेस एटमॉस्फेयर में उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये एयर जो है इसीलिए हमारे लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये हो गया एक नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर, पानी, और तीसरा है सॉइल। तो एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको हम लोग इस वीडियो के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बड़ा है तो हम इसको 2 या 3 पार्ट में करेंगे, लेक्चर्स में करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें सिर्फ बात करने वाले हवा के बारे में, यानी एयर के बारे में। तो एयर क्या है, एयर के प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर की अगर मैं बात करूं तो एयर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ। एयर क्या है बच्चा, एयर एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, गैसेस का। क्योंकि मैंने ऐसा बोला क्या कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो तो चीज है, लेकिन इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रीन हाउस के बहुत सारे अलग अलग गैसेस होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जो आपको हवा के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेनली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीजन, और प्लांट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। साथ ही में इस एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी इस वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। वाटर वेपर्स कहां से आएगा, सनलाइट जब पड़ेगा समुद्र के ऊपर, नदी के पानी के ऊपर, तो वो भाप बनेगा। ये नेचर है, पानी जब गर्म होता है 100 डिग्री के बाद तो वो क्या होता है, इवापोरेट होने लगता है। तो वो भाप के फॉर्म में, यानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है, एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, और बहुत ज्यादा बारिश के सीजन में होता है, इसीलिए बारिश गिरती है। और तीसरा है डस्ट पार्टिकल्स। अब हर जगह धूल मिट्टी तो है ही, आपने देखा ही है, तो वो हवा के माध्यम से उड़ता है और एटमॉस्फेयर में चले जाता है। यानी हमारा जो वातावरण है या फिर एटमॉस्फेयर जो है, भूमंडल बोल लो, ये जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर गैसेस भी प्रेजेंट है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, और साथ में वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि एयर हैज मास एंड वेट, यानी हवा का एक वजन होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो हवा है इसका भी एक वजन होगा, लेकिन हम फील नहीं कर पा रहे। लेकिन इसको साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। इसको साबित करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट है कि आप क्या कर लो, एक रॉड ले लो, उस रॉड के बीचों बीच आप एक कुछ ऐसा पॉइंट ले लो, और यहां पे एक बलून फुला के, बलून जो होता है आपका गुब्बारा, उसको फुला के डाल दो, और बाजू में वही सेम बलून लेना, लेकिन उसके अंदर हवा मत डालना, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली छोटा रहेगा। तो जब आप इसको वजन को मतलब मेजर करोगे, बैलेंस करोगे, तो ऑब्वियसली इसका पलड़ा भारी है, क्योंकि इसके अंदर क्या भर गया है, हवा भर गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हवा के पास क्या है, उसका मास है, उसका वेट है, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी चलाते हो तो आपको कभी कभी बहुत जोर से हवा आता है, तो हवा आपको थोड़ा सा ढकेलता है। आप साइकिल चलाए हो कभी ऐसा बीच के आसपास, या फिर जहां पे थोड़ा स्पेस ज्यादा है और वहां पे खुली हवा आती है जोर से, तो कभी कभी आपकी साइकिल को भी हिला देता है। तो इसका मतलब हवा के पास क्या है, ताकत है। और ताकत इज नथिंग बट कहां से आया, उसके पास एक वजन है, ठीक है। हमें भले दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन ताकत है उसके पास एक फोर्स है, उसके पास एक मास है, उसके पास एक अपना वजन है। अगला, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अब ये जो हवा है यहाँ पे, इस रूम में भी हवा प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। और इसको साबित करने के लिए बलून है। जैसे बलून का जो शेप था वो तो इतना ही था। जो बलून होता है वो जनरल तौर पे कैसा होता है, इस प्रकार का शेप होता है बलून का, ठीक है। बलून का इस प्रकार का शेप होता है। अब इसके अंदर जैसे आप हवा भरोगे तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप का साइज जो है वो बढ़ाता है, और बढ़ाने लगता है, और बढ़ाने लगता है, और एक टाइम आता है कि जब गुब्बारा एकदम पतला हो जाता है तो वो फट भी जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसके अंदर ब्लो कर रहे हो, हवा भर रहे हो, तो वो धीरे धीरे और क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो क्या कर रहा है वो, एक्सपांड हो रहा है। इसका मतलब उसके अंदर जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कर रहा है। तो स्पेस खा रहा है एयर, तो इसका मतलब हवा जो है वो एयर को ऑक्यूपाई, स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करता है, प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, प्रेशर मारता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आप जितने ऊंचाई पे जाते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना आपको महसूस होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर, और वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जनरली ऑल
सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एयर इज कलरलेस। कभी आपने देखा है कि एयर रंग बिरंगा आ रहा है, अरे आज तो लाल हवा चल रहा है, आज तो ग्रीन हवा चल रहा है, ऐसा देखा है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हवा का कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी स्मेल नहीं होता। आप कभी भी कोई हवा को सूंघ नहीं सकते। क्यों नहीं सूंघ सकते बच्चा? क्योंकि उसका कोई भी स्मेल नहीं होता। यहां पे भी हवा प्रेजेंट है, सूंघ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वही मैं थोड़ा सा एक मिर्ची को वो करके डाल दूं तो वो जला जला स्मेल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ परफ्यूम मार दूं तो वो स्मेल आएगा। तो हवा का स्मेल नहीं आता, जो चीज उसमें घुल मिल गई है उसका स्मेल हमें समझ में आता है। क्लियर? तो समझ में आ गया व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जनरल प्रॉपर्टीज है जो हमने डिस्कस कर दिया। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। अब जो हवा है उसका, जैसे मैंने बात किया कि हवा का एक प्रेशर होता है एयर प्रेशर, उसका क्या क्या परिणाम हो सकता है एयर प्रेशर का। तो यहां पे बात करें कि द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। यहां पे एक एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, जैसे मान लो कि मैंने एक कांच का ग्लास ले लिया, उसके अंदर पानी भर दिया, उसमें एक बीच में एक स्ट्रॉ रख दिया। स्ट्रॉ होता है नारियल पानी पीने वाला या फिर नॉर्मल स्ट्रॉ होता है, वो स्ट्रॉ रख दिया, बाजू में एक और स्ट्रॉ रख दिया और यहां से अपने माउथ के थ्रू मैंने क्या किया, ब्लो करना शुरू किया, यानी हवा मारना शुरू किया। फूक मारते ना, ऐसा फूक मारना शुरू किया। तो जैसे यहां से वो फूक मारूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा कि यहां से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है ना, वो धीरे धीरे करके क्या होंगे, यहां पे गिरेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। तो होगा क्या कि ये पूरे स्ट्रॉ के अंदर क्या भर जाएगा, एक सेकेंड यार, कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। देखो ये पूरे इसके अंदर क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। पहले ये खाली रहेगा, पहले ये क्या रहेगा, स्ट्रॉ खाली रहेगा, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे बच्चा, ध्यान देना इस चीज को, जैसे ही आप यहां से फ्लो करोगे, ब्लो करोगे, इसको ब्लो करना बोलते हैं, यानी कि इन शॉर्ट हवा मारना बोलते हैं। तो जैसे आप यहां से हवा मारोगे, इधर से हवा मार रहे हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पानी जो है अपने आप ऊपर आके यहां से पानी गिरना शुरू करेगा, जिसको हम लोग फाउंटेन ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये हुआ कैसे, ये हो कैसे रहा है? तो जैसे ही आपने यहां पे डाला, तो कहीं ना कहीं जैसे आप डालोगे तो समवॉट पानी जितना उसका लेवल है उसके आसपास, तो पानी अपने आप उसमें चढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ब्लो किया, तो जब आप कोई चीज को ब्लो कर रहे हो यानी हवा का प्रेशर मार रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां से एयर का प्रेशर मारा, तो ये जो पोर्शन रहेगा जहां से हवा निकलेगा, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर इस पोर्शन में क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर हो जाएगा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने हवा का प्रेशर मारा है वहां पे। तो ये जो पोर्शन है वहां से हवा निकल रहा है, तो हवा निकल रहा है मतलब प्रेशर जो हो गया वो काफी लेस हो गया वहां पे। तो यहां पे जो प्रेशर लेस हो गया उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा जो पोर्शन है यहां पे क्या हो गया, एयर प्रेशर लेस हो गया। और आप देखोगे तो ये पाइप जो है, यानी स्ट्रॉ जो है उस पानी में गया हुआ है, तो इस जगह पे पानी में गया हुआ जो स्ट्रॉ है, इस जगह पे वाटर का जो प्रेशर रहेगा और एयर जो उसके अंदर ट्रैप है उसका दबाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि भाई उसको तो पानी दबा के रखा है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो प्रेशर ज्यादा जो होता है वो हमेशा प्रेशर कम के जगह पे ट्रैवल करता है, यानी द प्रेशर ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, यानी जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से लेके लोअर प्रेशर तक ट्रैवल करता है। ऑब्वियसली अगर मान लो कि एक मोटर पंप है मेरे पास, तो हमने मोटर पंप की हेल्प से हम लोग ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक पानी चढ़ा सकते हैं, आपने देखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर लगाते हैं जो कि एक प्रेशर मारता है उस पानी को ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर मोटर का स्विच बंद कर देंगे तो क्या पानी ऊपर तक चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, उल्टा ऊपर से नीचे आ जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि ऊपर अब प्रेशर ज्यादा हो गया तो वो नीचे आ जाएगा। लेकिन जब मोटर लगा देते हैं तो मोटर की हेल्प से प्रेशर यहां ज्यादा क्रिएट करके हम लोग पानी ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये समझ में आया कि पानी या फिर वाटर, हम लोग बात पानी की नहीं कर रहे, वैसे एयर की कर रहे हैं। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा हायर जगह से लेकर लोअर जगह तक जाता है। तो यहां पे हायर प्रेशर है, तो यहां से क्या करेगा, पानी जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहां पे लोअर प्रेशर तक पानी आएगा और यहां तक पानी आएगा, जिसके वजह से आप फूंक मार रहे थे तो पानी जो है वो छींटे के फॉर्म में, यानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, फाउंटेन के फॉर्म में आगे बढ़ेगा। अब जितना जोर से फूंक मारोगे उतना पानी ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स मार रहे हो, जितना जोर से फूंक रहे हो, उतना ज्यादा यहां पे लेस प्रेशर डेवलप होगा, उतना यहां से प्रेशर आएगा और पानी को यहां से धकेलेगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एयर प्रेशर का इफेक्ट से हम जितना जोर से फोर्सफुली ब्लो करते हैं उतना हायर विल बी द फाउंटेन। एंड ये जो फाउंटेन का जो वर्क हो रहा है, ये स्ट्रॉ फाउंटेन का जो वर्क हो रहा है, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। याद रखना, इस प्रिंसिपल को, इस फंडे को, इस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत इजी है, इसको याद रखना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बर्नौलीज प्रिंसिपल हो गया। अब एक और चीज है जो हम लोग को समझना है कि जब भी कोई एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है, जब कोई दो जगह पे अगर हम बात करें तो एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है, तो एयर जो होता है इट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हायर प्रेशर। जैसे मैंने बात किया कि जब भी कोई एयर प्रेशर फ्लो होता है तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक हवा जो है वो जाता है, और ऐसे टाइम पे हम लोग क्या फील करते हैं, इट इज ए ब्रीज और ए विंड ब्लोइंग।
जब भी आपको कोई हवा महसूस होता है या फिर आपको हवा चलता हुआ ब्रीज बोलते हैं ना, ब्रीज होता हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हवा जो है कहीं हायर जगह से, हायर पोटेंशियल से, जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां से लोअर प्रेशर जहां पे है वहां पे जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि विंड्स आर द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन एयर प्रेशर, यानी हवा जो चलती है, ठीक है, ये जो हवा चल रही है विंड्स, वो किसके वजह से चल रही है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एयर प्रेशर। जहां पे हायर होगा, जहां पे लोअर होगा, तो हायर जगह से लोअर जगह जाएगा, लोअर प्रेशर की जगह पे जाएगा, और इसीलिए विंड जो है वो घूमता हुआ आपको नजर आता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं एयर प्रेशर के। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान देना, ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये होता क्या है, तो आपको पता है कि हमारे सन से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सन से लाइट निकलती है, ठीक है, वो हमारे पृथ्वी पे आती है। लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर आती है क्या? नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में जाती है, जहां जहां प्लैनेट्स प्रेजेंट है, सन का लाइट जहां तक जा सकता है वहां जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो फॉर एग्जांपल आपके घर में भी एक लाइट होगा, ट्यूबलाइट होगा, बल्ब होगा, एलईडी होगा। आप क्या करना, आप स्केल ले लेना, आपका जो रूलर होता है, माफ करना, ठीक है, तो रूलर लेके आप उसको देखोगे तो आपको उसके अंदर ना कलर्स दिखाई देंगे लाइट के। तो उसका मतलब ये होता है कि लाइट्स के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं, और लाइट्स एक ऐसा चीज है, लाइट एक ऐसा चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद बिखरता है। दैट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या होगा कि एयर जो होता है, हमको पता है कि एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल है, और अभी तो इंडस्ट्री का जमाना है तो धुआं भी रहेगा, यानी स्मोक पार्टिकल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत नमी प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी कोई रे ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल यहां पे सन था, ठीक है, बताता हूं, जैसे ये मान लो ये मेरा क्या है, सन है, ठीक है। अब ये जो सन है इसमें से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, निकल रहा है। अब यहां पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चा? डस्ट पार्टिकल। यहां पे क्या है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे प्रेजेंट है। तो जैसे ये पार्टिकल्स पे टकराएगा तो ये बिखरेगा, लाइट जो होती है वो बिखरती है, एंड दैट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन दिस माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल पे जब पड़ते हैं, द पार्टिकल स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। यानी जो पार्टिकल पे वो लाइट टकरा रही है, वो लाइट इतनी महीन होती है आपको दिखाई नहीं देती है वो लाइट, लेकिन जैसे वो पार्टिकल पे पड़ रही है तो वो क्या होती है, एक तरीके से स्कैटर होती है, यानी बिखरती है हर डायरेक्शन में, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग मतलब लाइट अगर नहीं बिखरता तो हमें शायद दिखाई भी नहीं देता, और हमको पता है कि लाइट नहीं है दुनिया में तो हम देख भी नहीं सकते, हमारी आंख का कोई काम नहीं है। अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो शायद अंधे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ दिख ही देगा ही नहीं। बहुत सारे ऐसा जगह है जहां जो स्पेस जो है वो एकदम डार्क है, ऐसा जगह है स्पेस में, कई सारी जगह ऐसे हैं जहां पे बहुत डार्क है, कहीं पे उजाला भी है क्योंकि सन का लाइट पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसी जगह पे आप खुद भी देखो, चले जाओ, खुद रात को चले जाओ ऐसी जगह पे जहां पे पूरा अंधेरा है, एक लाइट भी कहीं से भी आने का चांसेस नहीं है, तो आप अपने आप को अंधा महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें उसको देख नहीं पाएगी, और आपकी आंखों को देखने के लिए लाइट आंखों में पड़ना चाहिए। तो आपकी आंख जो लाइट होती है वो आंख में पड़ती है, और जो लाइट जो है वो उस पार्टिकल पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके आप उसको देख पाते हो। इसको मैं देख पा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, ठीक है, तभी देख पा रहे हो। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिस नेचुरल फिनोमेनन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी किसी पार्टिकल पे, माइन्यूट पार्टिकल में उसकी लाइट को पड़ना और ऑल डायरेक्शन में बिखर जाना, स्कैटर हो जाना, दैट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे, जो कि है टेम्परेचर रेगुलेशन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो टेम्परेचर रेगुलेशन होता क्या है? देखो, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो था वो एक टाइम पे आग का गोला था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि टेम्परेचर का जो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो कूल डाउन हुआ। फिर एक ऐसा टाइम आया कि कूल डाउन होते होते वो बर्फ का गोला बन गया, हमारा पृथ्वी एकदम आइस एज आ गया, उसमें बर्फ का गोला बन गया। फिर धीरे धीरे बर्फ पिघला, वापस से एकदम गर्म भट्टी जैसा हो गया, फिर वो बर्फ आया, और ऐसे चलता रहा सिलसिला बहुत बार। तब जाके इतना चेंजेस आने के बाद हमारे अर्थ के ऊपर पानी और लाइफ जो है वो डेवलप हो पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी सन का जो लाइट है वो जब अर्थ के पास आता है तो अर्थ बहुत सारा सनलाइट को रिसीव करता है, एंड सनलाइट को रिसीव करने के साथ साथ वो क्या करता है, हीट को भी रिसीव करता है, और वो हीट को एब्जॉर्ब कौन करता है? इट इज एब्जॉर्ब बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। हवा में जो एयर में जो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया पार्टिकल्स प्रेजेंट है, स्मोक प्रेजेंट है, अलग अलग गैसेस जो प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है, ये सभी कंस्टिट्यूएंट है एयर के। वो क्या करते हैं? उस हीट को ट्रैप करते हैं, उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से होता यह है कि हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो नॉर्मली क्या होता है, वार्म मेंटेन रहता है। क्योंकि हमारे अर्थ को वार्म रहना है, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, एक नॉर्मल वार्म होता है, जैसे ल्यूक वार्म बोलते हैं ना हम लोग, गुनगुना पानी, उसी प्रकार का वार्म होता है, तब जाके हमारी लाइफ जो है वो चल पाएगी।
तो अगर बहुत एक्सट्रीम ठंडी आ गई तो भी हम जी नहीं पाएंगे, और एक्सट्रीम गर्मी आ गई तो भाई तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और अगर कोई एयर नहीं होता, अगर मान लो कोई पृथ्वी है हमारा और पृथ्वी के ऊपर ये जो हवा का जो एटमॉस्फेयर बना है ये अगर नहीं होता तो हमारा जो टेम्परेचर होता, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का, वो क्या होता, बहुत ज्यादा लो होता, क्योंकि हमारे अर्थ को एक नॉर्मल वार्म टेम्परेचर पे मेंटेन रखने का काम कौन करता है, हवा करता है, क्योंकि हवा ही सनलाइट में से हीट को अब्सॉर्ब करके ट्रैप करके रखता है ताकि एक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह सके। क्लियर, समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक आखिरी टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, इसको भी देख लो। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज साउंड। समझ में आ रहा है? मैं कुछ बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, दैट इज साउंड। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये साउंड निकलता कैसे है, साउंड सुनाई क्यों देता है, कब देता है, और साउंड जो होता है साउंड वो ट्रैवल कैसे करता है? तो इसका एक बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। साउंड जो होता है बच्चा, कोई भी आवाज, साउंड की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं कि साउंड जो होता है बिना वाइब्रेशन के नहीं हो सकता, यानी कहीं पे भी अगर वाइब्रेशन हो रहा है तभी जाके साउंड क्रिएट होगा। एग्जांपल बताता हूं, ठीक है? अब आप लोग को सुनना है, जैसे मान लो कि मेरे पास ये रिमोट है इसी का, मैंने ये मार्कर लिया, देखना ध्यान में, माइक के पास लेके आ रहा हूं, सुनाई दिया आपको कुछ टक 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 करके आवाज सुनाई दिया होगा होपफुली, माइक के करीब रख रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या हो गया कि मैंने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से यहां पे टकराया, तो जैसे ही मैं इसको टकरा रहा हूं, ध्यान से देना, अगर मैं इसको टकरा रहा हूं तो यहां पे इसका पार्टिकल, जो भी ये पार्टिकल से बना है, ऑब्वियसली एटम्स है ना इसके अंदर भी है, तो इसके पार्टिकल्स इसके पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द टकराना क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है जो कि हमें सेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि एकदम स्मॉल स्केल में हो रहा है। तो वो वाइब्रेशन से जो है वो साउंड निकल रहा है। अब आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो वहां पे कहां वाइब्रेशन? तो भाई हो रहा है, अपना गला पकड़ो, जहां से साउंड निकलती है, यहां पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स, ये हमारा लैरिंग्स है, ये ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं कंटिन्यूअसली जब भी आप बोलने की कोशिश करो, ठीक है? तो आप बोल रहे हो अपने आप खुद ही, अभी मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, अभी बोलो ए बी सी डी, देखो आपके गले में से ना एक वाइब्रेशन फील होगा, इसका मतलब अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर पा रहे हैं, तभी जाके आप बोल पा रहे हो। और क्या बोलना है वो कौन हेल्प कर रहा है, आपका ब्रेन और आपका टंग। आपका टंग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है ताकि अलग अलग वर्ड्स निकल सके। आप ए बोलते हो, ए तो आपकी जीभ इधर जाती है, बी सी, तो अलग अलग जीभ जो है डायरेक्शन चेंज करता है जिसके हिसाब से आपका स्पीच निकलता है। लेकिन आवाज जो निकल रही है वो आपके गले से निकलती है, लैरिंग्स में से, जो कि आपका वाइब्रेशन से होता है। ये आपको समझ में आ गया कि साउंड कहां से आता है, वाइब्रेशन से आता है। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ साउंड की। तो ट्रांसमिशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जैसे मैंने बोला कि साउंड निकलेगा वाइब्रेशन के हेल्प से, लेकिन साउंड हमेशा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे समुद्र की लहरें चलती है उसी प्रकार साउंड वेव्स चलती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साउंड वेव्स। ये सब मैं हाई लेवल का थोड़ा बता रहा हूं बच्चा, थोड़ा सुन लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स। अब साउंड, जैसे मैंने कुछ बोला, मेरे आवाज से वाइब्रेशन हुआ, मतलब यहां से वाइब्रेशन हुआ, आवाज निकला साउंड के फॉर्म में, और ये वेव्स निकला। तो ये वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाता, ये पूरे डायरेक्शन में फैलता है, ठीक है? अब ये पूरे डायरेक्शन में फैल गया, हमारे कान में क्या होता है, ईयर ड्रम, जिसको कान के पर्दे बोलते हैं, ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, वहां पे वो साउंड वेव्स जाके टकराता है, और वहां पे एक ऑर्गन होता है जिसको कोचलिया कहा जाता है, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये सब आप 9th-10th में पढ़ोगे। तो कोचलिया ब्रेन से क्या करता है, उस साउंड को कैच करता है और यहाँ पे एक सिग्नल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करता है कि वो साउंड क्या है, तब आपको समझ में आता है, ठीक है? अब ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे थे, तो ट्रांसमिशन करने के लिए कोई भी मीडियम चाहिए, यानी कि हवा जो होता है, जो साउंड वेव्स के फॉर्म में होता है, हवा नहीं, माफ करना, साउंड जो होता है जो वेव्स के फॉर्म में होता है, उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम मतलब क्या, कुछ ऐसा चीज जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि साउंड जो होता है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, स्पेस में ट्रैवल नहीं करता। आप अगर स्पेस में चले जाओगे जहां पे कोई हवा प्रेजेंट नहीं है, ना तो कोई सॉलिड प्रेजेंट है, ना कोई गैस प्रेजेंट है, ना कोई लिक्विड प्रेजेंट है, वहां पे आप जी मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी चिल्लाना चिल्ला लो, आपको बाजू वाले को आवाज सुनाई तक नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस है, वैक्यूम है, और कोई भी साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, उसको एक मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या होता है, या तो सॉलिड मीडियम, या तो लिक्विड, या तो गैस मीडियम। या तो कोई चीज सॉलिड हो उसमें से आवाज ट्रैवल करेगा, या तो कोई लिक्विड हो, या तो गैस हो। तो जनरली हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो जो भी साउंड हम आए दिन में हर दिन सुनते हैं किसी न किसी से, चाहे किसी का बात करना, किसी गाड़ी का आवाज, ट्रेन का आवाज जो सुनते हैं, वो क्यों सुनाई देता है? बिकॉज ऑल साउंड वी हियर रीचेस थ्रू द सराउंडिंग एयर। हमारे आसपास हवा प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर का, और यही हवा साउंड के वेव्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता। और यहां पे अगर मान लो हवा नहीं होता, वैक्यूम होता, तो पहली बात तो हम जिंदा ही नहीं रहते, लेकिन
वैक्यूम होता तो हम जो भी बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक सुनाई नहीं दे रहा होता। समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो ऑलवेज द साउंड वेव्स और साउंड ट्रांसमिशन करने के लिए उसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक है। और वो हमारे केस में एयर के थ्रू फैलता है। और हवा का जो डेंसिटी होता है वो भी जनरल तौर पर चेंज होता रहता है, क्योंकि हवा का भी एक दबाव है, एक प्रेशर है, और उसका एक डेंसिटी भी होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, हमने पढ़ा है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे किसकी, डेंसिटी की, तो हवा का जो डेंसिटी होता है, जो बाहर होता है हवा का, वो भी चेंज होता रहता है, और कभी कभी वो ज्यादा भी होता है। तो जनरल तौर पे अगर आप देखोगे तो विंटर सीजन में, विंटर सीजन की अगर मैं बात करूं, हमारा जो एयर का जो डेंसिटी होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा डेंसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा साउंड वेव्स बहुत इजीली ट्रैवल करेगा एयर के अंदर। तो इसीलिए ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा सुबह सुबह के टाइम हमें ट्रेन का आवाज सुनाई देता है, जो कि ट्रेन बहुत दूर होती है। इवन कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप 5 किलोमीटर दूर रहते हो रेलवे स्टेशन से, लेकिन फिर भी ट्रेन जब पटरी पे से जाती है तो टिटिक 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 आवाज आता है। सुना है? कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो ये आवाज सुना है। लेकिन जब ठंडी का समय होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, तो साउंड वेव्स उस एयर में बहुत अच्छे से ट्रैवल करते हैं। तो उतनी दूर ट्रेन चल रही है, लेकिन फिर भी आपके उसके पटरी का आवाज आपको कान तक सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स बहुत दूर तक और इजी तरीके से ट्रैवल कर पाता है इन द विंटर सीजन, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द एयर, इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था एयर के बारे में, हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज क्या है, उसका फंडा क्या है, कैसे ट्रैवल करता है, ट्रांसमिशन क्या है, रेगुलेशन कैसे होता है, ये सभी चीज हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे वाटर की, फिर बात करेंगे हम लोग इसकी सॉइल की, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।